गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज रस कोचिंग की ओर से ऑनलाइन क्लास में आप लोग को स्वागत है। यहाँ 12th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर में 4 वीडियो आप लोग को मिल चुका है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रस कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम तीसरे चैप्टर का टॉपिक विद्युत रासायनिक सेल, डैनियल सेल के बारे में जानेंगे। यहाँ हमें वैद्युत अपघटन से जो कंसेप्ट मिला है वह कंसेप्ट हमें सपोर्ट करेगा। यहाँ विद्युत रासायनिक सेल एवं अभिक्रिया, हमें इस टॉपिक में आज विद्युत रासायनिक सेल के बारे में जानना है। हमने वैद्युत अपघटन में क्या पढ़ा था, थोड़ा याद कीजिए कि जब किसी यौगिक के जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह यौगिक अपने अवयवों में टूटता है। इस घटना का नाम हम लोगों ने दिया था वैद्युत अपघटन। मीनिंग क्या? तो विद्युत धारा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया हुआ। विद्युत धारा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जिस बर्तन में ये घटना हुआ हमने उस बर्तन का नाम दिया विद्युत अपघटनी सेल। जिस बर्तन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ, हम उस बर्तन का नाम वैद्युत अपघटनी सेल दिए थे। उसमें एनोड प्लस और कैथोड माइनस चिन्ह लेता था। अब यहाँ टॉपिक पर देखिए, हमें बताया गया विद्युत रासायनिक सेल एवं अभिक्रिया मतलब क्या? तो सर अब विद्युत रासायनिक अभिक्रिया और सेल मतलब ये कि विद्युत धारा हमें मिलेगा, हमें विद्युत धारा मिलेगा, लेकिन कैसे? तो रासायनिक अभिक्रिया पहले होगा, उससे जो ऊर्जा मिलेगा उसी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके इस्तेमाल करेंगे। मतलब रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से विद्युत धारा का उत्पादन करना, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। और जिस बर्तन में ये घटना होगा उस बर्तन का नाम विद्युत रासायनिक सेल, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से विद्युत धारा प्राप्त किया जाता है, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। जिस बर्तन में ये अभिक्रिया होता है उस बर्तन का नाम हम विद्युत रासायनिक सेल देते हैं। अब वैद्युत रासायनिक सेल बनाएं कैसे हम आप? तो इसे बनाने के लिए हमें 2 बीकर लेते हैं। इसे बनाने के लिए
हम 2 बीकर लेते हैं। पहले बीकर में Zn का अक्षर एनोड की भांति और 8m ZnSO4 वैद्युत अपघट्ट की भांति कार्य करता है। दूसरे बीकर में हम जिंक का छड़ छोड़ करके कॉपर का छड़ लेते हैं। पहले बीकर में जिंक का छड़ एनोड की भांति 1m ZnSO4 विद्युत अपघट्ट की भांति। दूसरे बीकर में तांबा का छड़ कॉपर का छड़ कैथोड की भांति। और 8m CuSO4 विद्युत अपघट्ट की भांति इस्तेमाल होता है। इन दोनों में हमें एक बात समझना होगा कि वैद्युत अपघट्ट में सेल था तो कैथोड को माइनस देते थे और एनोड को प्लस। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल हम पढ़ने जा रहे हैं तो विद्युत रासायनिक सेल में नाम वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब कैथोड प्लस और एनोड माइनस चिन्ह से। अब इन दोनों विलयनों को एक यू आकार के नली से जोड़ दी जाती है। यह नली लवण सेतु कहलाता है। यह नली लवण सेतु कहलाता है। मीनिंग क्या? तो विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड एवं एनोड को विद्युत रासायनिक सेल में एनोड एवं कैथोड को एक यू आकार के नली से जोड़ दी जाती है। इस नली का नाम लवण सेतु होता है। आप फिर से सुन लो, ये लवण सेतु क्या है? तो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड एवं कैथोड को एक यू आकार के नली से जोड़ दी जाती है। यह नली लवण सेतु कहलाता है। लवण सेतु का कार्य क्या है? लवण सेतु कैथोड एवं एनोड दोनों विलयनों के विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। लवण सेतु एनोड एवं कैथोड दोनों विलयनों के विद्युत उदासीनता बनाए रखता है एवं इसमें जिलेटिन मिश्रित पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट का गाढ़ा लेप भरा रहता है। इसमें जिलेटिन मिश्रित KCl KNO3 या NH4NO3 का गाढ़ा
फिर से सुन लीजिए, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड एवं कैथोड को एक यू आकार के नली से जोड़ देते हैं। इस नली को लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु का कार्य क्या है? तो यह दोनों विद्युत अपघट के विलयन का विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। लवण सेतु नली में जिलेटिन मिश्रित पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का गाढ़ा लेप भरा रहता है और इसमें जब इस्तेमाल में लाते हैं तो एनोड कैथोड के बीच प्रोसेस होता है, हमें विद्युत ऊर्जा मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा सेल ही हम लोगों को कहा जाता है विद्युत रासायनिक सेल। इसमें होने वाली अभिक्रिया तो सर जिंक डाइपॉजिटिव में बदलता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है एट एनोड पर ये घटना होगा सर। और कैथोड पर का कॉपर डाइपॉजिटिव इसी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर में बदलेगा एट कैथोड और संपूर्ण अभिक्रिया Zn कॉपर डाइपॉजिटिव, Zn डाइपॉजिटिव प्लस कॉपर, इस तरह विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। फिर से सुन लीजिए, 2 बीकर लेते हैं। पहले बीकर में जिंक का क्षार इलेक्ट्रोड के रूप में और 1 MZnO4 विद्युत अपघट के रूप में, दूसरे बीकर में 1 M कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट के रूप में और कॉपर का क्षार कैथोड के रूप में। दोनों को एक यू आकार के नली से जोड़ देते हैं। इस नली का नाम लवण सेतु और इसका कार्य क्या है? तो यह दोनों विद्युत अपघट के विलयन का विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। इसमें जिलेटिन मिश्रित पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट का गाढ़ा लेप भरा रहता है और इसके बाद ये सेल हम लोगों का तैयार है। सेल में होने वाली अभिक्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, Zn डाइपॉजिटिव में बदला, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया एट एनोड और कॉपर डाइपॉजिटिव कॉपर में बदला, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के एट कैथोड और ये Zn प्लस कॉपर डाइपॉजिटिव, Zn डाइपॉजिटिव प्लस कॉपर। तो इस तरह सर हम लोगों का विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं, डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की ओर। डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की ओर देखिए, डैनियल सेल ये विद्युत रासायनिक सेल का ही संशोधित रूप है। डैनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल का ही संशोधित रूप है। विद्युत रासायनिक सेल में दोनों विद्युत अपघटक 2 अलग अलग बर्तन में सेट था। यहाँ दोनों विद्युत अपघटक एक ही बर्तन के अंदर सेट होना है। मतलब ये सर कि विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग होता था, जिसके
रख रखाव में परेशानी होती थी, उससे बचने के लिए उसी को संशोधित करके डैनियल सेल के रूप में लाया गया। इसमें दोनों विग्रहों को एक ही बर्तन में सेट किया गया। ऐसे हम एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में कॉपर का छड़ कैथोड होता है और CuSO4 विद्युत अपघट्य। इसी बर्तन के अंदर एक छिद्र युक्त बर्तन हम लेते हैं, इसी बर्तन के अंदर हम एक छिद्र युक्त बर्तन लेते हैं। इसमें इस बर्तन के अंदर ZnSO4 विद्युत अपघट्य के रूप में और Zn एनोड के रूप में आता है। ऐसे सेल में छिद्र युक्त बर्तन से आयनों के व्यवहार को संतुलित किया जा सकता है और एक ही बर्तन में इस तरह का सेट जो बना सर, यही कहलाया डैनियल सेल, वोल्टियर सेल या गैल्वेनी सेल। फिर से समझिए, डैनियल सेल या वोल्टियर सेल, हम एक पात्र लेते हैं, इसमें 1 m कॉपर सल्फेट और कॉपर के छड़ को कैथोड के रूप में, मीनिंग 1 m CuSO4 विद्युत अपघट्य और कॉपर का छड़ कैथोड के रूप में। इसी बर्तन के अंदर दूसरा बर्तन लेते हैं जो छिद्र युक्त होता है। इस बर्तन में Zn का छड़ एनोड की भांति और ZnSO4 का विलयन विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है। ऐसे जो सर ये व्यवस्था हम तैयार किए, यही व्यवस्था जो इस बर्तन के रूप में सेट हुआ, इसी को नाम पड़ा था डैनियल सेल, वोल्टियर सेल या गैल्वेनी सेल। इसमें होने वाली अभिक्रिया तो वही होगा, Zn डायपॉजिटिव में बदलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा एट एनोड, और Cu डायपॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में बदलेगा एट कैथोड, और पूर्ण अभिक्रिया ये होगा। मीनिंग ये सर कि विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत अपघट्य जो अलग अलग बर्तनों में सेट था, यहाँ दोनों एक ही बर्तन में सेट होता है। ऐसी व्यवस्था डैनियल सेल और उसमें होने वाली अभिक्रिया यही है। आपके नॉलेज के लिए हम बता दें कि आगे चल के हमको सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया और सेल निरूपण पढ़ना है। आगे चल के हम लोग को सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया और सेल निरूपण पढ़ना है। तो अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होगा? तो सर कहता है कि एनोड और कैथोड पर होने वाली अलग अलग अभिक्रिया को, एनोड एवं कैथोड पर होने वाली अलग अलग अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अर्ध सेल अभिक्रिया क्या है? तो एनोड और कैथोड पर होने वाली
एनोड और कैथोड पर होने वाली अलग अलग अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया के योगफल को सेल अभिक्रिया कहते हैं। एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया के योगफल को सेल अभिक्रिया कहते हैं। और यदि इसे हम ऐसे सूचित कर दें सर कि लवण सेतु का साइन ये होता है सर, नीचे की ओर पैरेलल फील्ड लवण सेतु का साइन होता है। लवण सेतु के दाईं साइड हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हम विद्युत रासायनिक चैप्टर में हम जब भी तस्वीर बनाएंगे तो हम लोग को उस चित्र तस्वीर के राइट साइड में कैथोड होना है और लेफ्ट साइड में एनोड होना है। मीनिंग लवण सेतु के राइट साइड में कैथोड होगा और लेफ्ट साइड में एनोड। कैथोड पर क्या हुआ है, तो कैथोड पर सर कॉपर डाई पॉजिटिव बदला है कॉपर में, और एनोड पर क्या हुआ है, तो Zn बदला है Zn डाई पॉजिटिव में। ऐसा सेट जो हम लोग सर लिख देते हैं, ये सेट कहलाता है सेल निरूपण। सेल निरूपण फिर से सुन लीजिए। अर्ध सेल अभिक्रिया, तो एनोड और कैथोड पर होने वाली अलग अलग अभिक्रिया। अर्ध सेल अभिक्रिया, तो एनोड और कैथोड पर होने वाली अलग अलग अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाता है। एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया के योगफल को, एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया के योगफल को सेल अभिक्रिया, ये सर सेल अभिक्रिया है। ये दोनों अलग अलग अर्ध सेल अभिक्रिया है और ये हम लोगों का लवण सेतु का इस्तेमाल करके हमने लवण सेतु के दाईं साइड कॉपर डाइपॉजिटिव कॉपर में बदला और एनोड के तरफ जिंक बदला जिंक डाइपॉजिटिव में। ऐसे रूप में यदि हम लिख दें अभिक्रिया को तो कहलाता है सेल निरूपण। अब टॉपिक हम बदलते हैं, आप लोग वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जहां समझ में ना आवे वीडियो को फिर से रोक करके फिर रिपीट कीजिएगा, बात समझ में आ जाएगा। हम लोग जान गए विद्युत रासायनिक सेल को, डैनियल सेल को। अब हमें विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, इन दोनों में अंतर करना है। तो सर इसमें क्या होता था, तो विद्युत से रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत से रासायनिक अभिक्रिया होता था, मतलब विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया होता था। इधर क्या हुआ है, तो रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत बना है।
मतलब इसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत बना है। इसमें सर विद्युत अपघट्य एक होता था, एक होता है। इसमें विद्युत अपघट्य अलग अलग होता है। इसमें क्या था, तो एनोड प्लस और कैथोड माइनस, इसमें एनोड प्लस और कैथोड माइनस, इसमें एनोड माइनस और कैथोड प्लस होता है। इसी तरह सर हम चाहें तो विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर बता सकते हैं। मीनिंग विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होता है, रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा विद्युत अपघटनी सेल में बनता है। इसमें विद्युत अपघट्य एक ही होता है, इसमें विद्युत अपघट्य अलग अलग होता है। कभी कभी यदि विद्युत अपघट्य एक ही होता है तो सर उसका सांद्रण अलग अलग हो जाता है। यहाँ एनोड प्लस कैथोड माइनस होता है, इसमें एनोड माइनस और कैथोड प्लस होता है। इसके बाद सर हम लोग को इलेक्ट्रोड विभव जानना पड़ता है। तो भौतिकी में हम इलेक्ट्रोड विभव किसको बोलते हैं सर, विभव किसको बोलते हैं? तो कहता है किसी अनंत बिंदु से, किसी अनंत बिंदु से इलेक्ट्रॉन को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी विभव। यहाँ विभव नहीं है, मीनिंग वोल्ट में ही हम मापेंगे। होता क्या है, तो विद्युत अपघटनी सेल में भी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल में था हमारा, और विद्युत रासायनिक सेल में भी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल में आया। तो किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, और इसे हम वोल्ट में मापते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रोड हम लोग का दो था, उसी तरह इलेक्ट्रोड विभव को भी हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। कौन कौन? तो सर एनोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन के त्याग को ऑक्सीकरण कहते हो, अर्थात एनोड का इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन के त्याग को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो किसी एनोड का इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव, और किसी कैथोड का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण विभव। फिर से सुन लीजिए, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एनोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसलिए एनोड के विभव को ऑक्सीकरण विभव, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इसलिए कैथोड के विभव को अवकरण विभव। आगे चल के हमें
फिर मानक इलेक्ट्रोड को समझना होता है। तो सर मानक इलेक्ट्रोड क्या है? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो यदि सर विभव की गणना 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 m सांद्रण पर किया जाए, यदि इलेक्ट्रोड विभव की गणना, यदि इलेक्ट्रोड विभव की गणना 25 डिग्री सेल्सियस और 1 m सांद्रण अर्थात 298 केल्विन एवं 1 m सांद्रण पर किया जाए, यदि इलेक्ट्रोड विभव की गणना, यदि इलेक्ट्रोड विभव की गणना 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 m सांद्रण पर किया जाए, अर्थात इलेक्ट्रोड विभव की गणना 298 केल्विन ताप एवं 1 m सांद्रण पर किया जाए, तो यह गणना से प्राप्त विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव मीनिंग 298 केल्विन ताप एवं 1 m सांद्रण पर ज्ञात किया गया विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे सर मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से सूचित करते हैं। E0 बराबर E0 R माइनस E0 L मीनिंग E0 C माइनस E0 A। हमने चित्र में देखा था कि किसी सेल के राइट साइड में राइट साइड में कैथोड होता है, इसलिए हम ER के बदले EC भी लिख सकते हैं। और लेफ्ट साइड में एनोड होता है, इसलिए हम E0L के बदले E0A लिख सकते हैं। मीनिंग ये कि कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव घटाव एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव घटाव एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसके बाद हमें विद्युत रासायनिक सेल को जानना होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल को हम ऐसे कहते हैं कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में सजाने पर एक श्रेणी बनती है। इस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। हमें अगला टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ना है। मीनिंग क्या? विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में सजाने पर एक श्रेणी बनती है। इस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में तत्वों के विभवों को वोल्ट में मापा जाता है। मीनिंग इलेक्ट्रोड विभव को की गणना हम वोल्ट में करेंगे। नोट्स में हर टॉपिक जो हम आपको समझा रहे हैं सर, उसका पिक मिला हुआ है। आप नोट्स सामने रख करके और वीडियो देखिएगा, ताकि यदि कोई वर्ड पे कंफ्यूजन हो तो नोट कॉपी और वीडियो दोनों मिलकर के आपके उस कंफ्यूजन को दूर कर दें। हाँ सर, अगला टॉपिक हम लोग का है विद्युत वाहक
वाहक बल, विद्युत वाहक बल, तो इसके बारे में कहा जाता है कि किसी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव, किसी सेल के लिए ऑक्सीकरण विभव एवं अपकरण विभव के बीजगणितीय योगफल को, किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो किसी सेल के लिए ऑक्सीकरण विभव एवं अपकरण विभव के बीजगणितीय योगफल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ईएमएफ से सूचित करते हैं। इसके बाद हम लोगों को सर नॉनस्ट इक्वेशन समझना है। नॉनस्ट इक्वेशन, तो सर इसमें कहता है नॉनस्ट इक्वेशन में कि किसी इलेक्ट्रोड का विभव सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट के साधन पर निर्भर करता है। 1889 ईस्वी में नॉनस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव या अर्धसेल विभव या विद्युत अपघट्ट के साधन के बीच संबंध स्थापित किया। इसी संबंध को नॉनस्ट इक्वेशन कहते हैं। और नॉनस्ट इक्वेशन में सर हम एकल विभव या ईएमएफ के लिए नॉनस्ट ने लिखा था E0 सेल माइनस 2.303 RT बाई NF इंटू लॉग के। ये नॉनस्ट इक्वेशन का प्रारंभिक रूप था। ये नॉनस्ट इक्वेशन का प्रारंभिक रूप था, जहां E0 सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव, R गैस स्थिरांक 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, T ताप था केल्विन में, N त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, इट मीन्स संयोजकता, और एक फैराडे 96,487 कूलम्ब। इसी को हम लोग लिखते हैं 96,500 कूलम्ब। और के स्थिरांक है, इस स्थिरांक को हम कहते हैं समय स्थिरांक। तो सर नॉनस्ट इक्वेशन का जो पहला स्टेज ये था सर, इसमें R का मान कितना 8.314 और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब और T का मान 298 केल्विन। T का मान 298 केल्विन रखने पर हमें इक्वेशन बदल करके हो जाता है EMF बराबर E0 सेल माइनस 0.05, सॉरी मान रख लीजिए 2.303 गुना 8.314 गुना 298 बटा N इंटू 96,500 लॉग के। यही होगा E0 सेल
-0.0591/n log के। आप इन तीनों अंक का गुना और उसमें 96,500 से भाग लगाइएगा तो आपका डाटा सर 0.0591 आएगा। और n के मान हम नहीं बदले, इसलिए कि भिन्न भिन्न तत्व द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होता अथवा फिक्स नहीं होता, स्थिर नहीं होता। भिन्न भिन्न तत्व द्वारा त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या स्थिर नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। इसलिए हम n के मान को n ही छोड़ देते हैं। जरूरत पड़ने पर तत्व इस्तेमाल में आएगा तो उस तत्व की संयोजकता n के प्लेस पर इस्तेमाल में आ जाएगा। और हमें पहले से पता है सर कि साम्य स्थिरांक के बराबर एनोड का सांद्रण बाई कैथोड का सांद्रण अर्थात A/C। इसलिए EMF बराबर E0 सेल -0.0591/n log A/C। यही नॉनस्ट समीकरण है और इसी समीकरण पर हमें न्यूमेरिकल भी बनाना पड़ता है, अर्थात आंकिकी इसी समीकरण पर बनते हैं। जैसे एक आंकिकी सर हम क्वेश्चन लेते हैं, बना करके बताते हैं, आप लोग उसे समझना ताकि आप भी अपने बुक से आंकिकी बना सको। सर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि निकेल Ag पॉजिटिव 0.002, निकेल डाई पॉजिटिव 0.160 प्लस 2 Ag और E0 सेल बराबर 1.05 वोल्ट। तो EMF का मान निकालें। तो सर हम इसका हल ऐसे करते हैं कि निकेल गया, निकेल डाई पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा और 2
2Ag पॉजिटिव यही 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2Ag में बदला, ये एनोड पर और ये कैथोड पर। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो निकेल 2Ag पॉजिटिव निकेल डाई पॉजिटिव प्लस 2Ag। सर इन दोनों को अर्ध सेल अभिक्रिया, इसे सेल अभिक्रिया, और यदि इसे सर हम लिख दें ऐसे, निकल गया निकेल डाई पॉजिटिव में और इसका सांद्रण 0.160 m, ये 0.002 m Ag पॉजिटिव गया Ag में, तो इसी को हम कहते हैं सेल निरूपण। इसी को सेल निरूपण मीनिंग सर कि निकेल डाई पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया, Ag 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag में गया कैथोड पर, पुनः ये अर्ध सेल अभिक्रिया। हम आपको पहले ही बताए थे कि कैथोड और एनोड पर होने वाली अलग अलग अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाता है, और दोनों को जोड़ दिए तो सेल अभिक्रिया। उसे इस रूप में व्यक्त कर दिए, ये साइन लवण सेतु का है सर, तो इसे कहते हैं सेल निरूपण। मीनिंग सर हमें n का मान पता चल गया 2 और एनोड कैथोड का सांद्रण का पता चल गया। हम अगली स्टेप में लिखेंगे कि एनोड का सांद्रण 0.160 m, कैथोड का सांद्रण 0.002 m और E0 सेल दिया हुआ है 1.05 वोल्ट। n का मान पता चल गया 2, तो सर EMF बराबर वाट। हमें अर्ध सेल अभिक्रिया जो लिखे थे उससे पता चल गया कि एनोड का सांद्रण इतना है, कैथोड का सांद्रण इतना है, E0 सेल का मान इतना है, n का वैल्यू ये है। तो हमें सर EMF ज्ञात करना है, तो सर EMF बराबर E0 सेल माइनस 0.0591/n इंटू लॉग a/6। सर अर्ध सेल अभिक्रिया में देखिए, अर्ध सेल अभिक्रिया में संतुलन में 2 आया है कैथोड पर, इसलिए कैथोड का पावर 2 करना पड़ेगा। एनोड के संतुलन में अंक आता तो एनोड का पावर करते, यदि दोनों के संतुलन में अंक आया था तो दोनों का पावर कर देते, अर्थात ये 8.05 घंटा 0.0591/2 लॉग एनोड। तो सर एनोड का वैल्यू 0.160 m और कैथोड 0.002 m। m से m खत्म सर, आप लिखिएगा 1.05 घटा 0.0591/2 लॉग 0.160/0.02 इंटू 0.002। ये हम लोग आ जाएगा 5 घटा 0.0591/2 लॉग 160/1000 और 1/4। इससे ये खत्म, 4 से 40
मीनिंग 1.05 घटा 0.0591/2 log 4 गुना 10 का पावर 4 अर्थात 1.05 घटा 0.0591/2 2 log 2 जोड़ 4 log 10। हम इसे log m प्लस log n पर तोड़ देंगे सर, तो आप और उसे फिर इस रूप में, तो 2 log 2 जोड़ 4 log 10 मीनिंग 1.05 घटा 0.0591/2 इधर सर log 2 का मान 0.3010 और ये 4 गुना 1 मीनिंग 1.05 घटा 0.0591/2 इंटू 4.620। अब इससे आगे तो आप लोग भी सब कैलकुलेशन कर सकते हो, आप इसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए। मीनिंग हम क्या किए, तो सर हमने नॉर्थ समीकरण EMF बराबर E0 से -0.0591/n log a0 बटा कैथोड सूत्र पर सब वैल्यू रख दिए, हम लोग का वैल्यू इतना आ गया। आप इन दोनों का कैलकुलेशन सर कर लोगे और आंसर पे पहुंच जाओगे। इसके बाद सर हमें अर्ध सेल अभिक्रिया के बारे में जानना है, जो हमने आपको पहले ही समझा दिया है। फिर भी हम आपको एक उदाहरण और समझाते हैं ताकि अर्ध सेल अभिक्रिया और सेल निरूपण को आप हम समझ सको। जैसे सर हमें दे दे कि ZnH2SO4 से अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस H2 में बदलता है। इसका अर्ध सेल अभिक्रिया लिखने के लिए तो सर Zn जाएगा Zn डायपॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्यों, तो ये धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है। और ये हम लोग को 2H पॉजिटिव में और SO4 नेगेटिव में टूटने वाला यौगिक है, तो इसका पॉजिटिव भाग को लेकर के सर कैलकुलेशन में आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये H2 में बदलेगा, ये प्रोसेस एट कैथोड होगा। इन दोनों को अलग अलग अर्ध सेल अभिक्रिया कहा जाता है। इन दोनों को अलग अलग अर्ध सेल अभिक्रिया जोड़ दोगे सर, तो Zn जाएगा Zn2H प्लस Zn डायपॉजिटिव प्लस H2, अर्थात ये हम लोग को कहलाएगा सेल अभिक्रिया। और सेल अभिक्रिया इसे सर हम ऐसे लिख दें कि H प्लस गया है H2 में और Zn गया Zn डाई पॉजिटिव में, तो सर ये कहलाएगा सेल निरूपण। इस तरह से हम अर्ध सेल अभिक्रिया और सेल निरूपण को सब समझ सकते हो। अब आगे की टर्म में हम लोगों को सर सामयिक स्थिरांक के बारे में जानना है। सामयिक स्थिरांक के की गणना तो सर देख लीजिए, हमें सामयिक स्थिरांक के या केसी कोई बुक के लिखता है सर, कोई बुक केसी लिखता है, तो
तो सर EMF बराबर E0 से -0.0591 बाई n log A0 बटा कैथोड साम्यावस्था में EMF बराबर 0। साम्यावस्था में EMF का वैल्यू सर 0 हो जाता है, अर्थात 0 बराबर E0 से -0.0591 बाई n log। सर इसके बदले हम लोग के ही लिखें या केसी? log केसी या -E0 सेल बराबर -0.0591 बाई n log केसी माइनस माइनस प्लस n इंटू E0 सेल बराबर 0.0591 log केसी log केसी बराबर n इंटू E0 सेल बटा 0.0591 या केसी बराबर 1 बटा log इंटू n E0 सेल बटा 0.0591 या केसी बराबर NT log ऑफ n E0 सेल बटा 0.0591। इसीलिए केसी बराबर NT log ऑफ n E0 सेल बटा 0.0591। जैसा साम्य स्थिरांक, ये साम्य स्थिरांक केसी का फॉर्मूला आया। साम्य स्थिरांक केसी बराबर NT log ऑफ n E0 सेल बटा 0.0591। ये सर NT log का डाटा आ गया। सर यदि हमें कह दे कि क्वेश्चन की सेल निकेल डाइपॉजिटिव लवण सेतु Ag पॉजिटिव Ag के लिए साम्य स्थिरांक केसी ज्ञात करें यदि E0 सेल बराबर 1.05 वोल्ट हो। तो सर इसका हल करोगे आप, तो सर हल में इस एनोड वाले पोर्शन से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, मीनिंग इनका मान 2 और E0 सेल का मान 1.05 वोल्ट दे दिया। तो हमें कहा है कि केसी बराबर वाट, तो केसी बराबर NT log ऑफ n E0 सेल बाई 0.0591 NT log 2 गुना 1.05 बाई 0.0591 मीनिंग NT log बटा 0.0591। तो सर ये वैल्यू हम लोगों को सर आ जाएगा
ये वैल्यू हम लोग को सर आ जाएगा एनटी लॉग ऑफ 35.532। अब एम लॉग के मान में मीनिंग सर प्रति लघु घनक के मान में जाकर के हमें उसका मान देखना पड़ेगा। प्रति लघु घनक वाले लिस्ट में जाकर के सर हमको उसका मान देखना पड़ेगा। जैसे सर यहाँ हमें एनटी लॉग का मान चाहिए सर, केसी बराबर एनटी लॉग ऑफ 35.532। तो सर दशमलव के इधर वाले को 10 के पावर में ले लेते हैं और प्रति लघु घनक वाले लिस्ट में जाकर के सर 53 का 2 3404 हम दशमलव के पहले वाले को 10 के पावर में ले जाते हैं, दशमलव के पहले वाले को 10 के पावर में ले जाते हैं और प्रति लघु घनक वाले लिस्ट में जाकर के 0.53 का 2 देखते हैं, इतना आ गया और एक स्थान बाद दशमलव, अर्थात एनपी लॉग का मान इतना हो गया। तो सर हम लोग को केसी पर आंधिकी हमने आपको बताया कि सेल के लिए सामान्य स्थिरांक ज्ञात करें यदि E0 सेल बराबर इतना बोलो। तो सर ए नोड वाले पोर्शन से हमें एन का मान 2, E0 सेल का मान क्वेश्चन दिले है केसी बराबर 1, तो केसी बराबर एनटी लॉग ऑफ एन इंटू E0 सेल बटा 0.0591 और इस फॉर्मूले पर हमने डाटा रख दिया तो हमें डाटा इतना मिला। हमने जो डाटा मिला था दशमलव के बाईं ओर वाले को 10 के पावर में ले जाइए और शेष के लिए 0.53 का 2 प्रति लघु घनक वाले लिस्ट में 0.53 का 2 देखिएगा तो 3404 आएगा। एक अंक छोड़ करके दशमलव दे दिया जाता है, यही आंसर आया। तो सर अब अगले वीडियो में हम लोग बैटरी या सेल और इसका 2 प्रकार, अर्थात बैटरी क्या है, बैटरी का 2 प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक और संचारण, अर्थात आप लोग का लगभग एक वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, नोट्स और वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए ताकि सिलेबस चलते रहे। तब तक के लिए सबको सर राधे राधे।